Dear students, you can see here I am having the question paper that was uploaded on the CBSE website before some days. Here you can see the set of the question paper, and the same pattern will come in the board examination, so it is necessary to solve this type of the questions. So let me come to the first question. A single displacement reaction is represented below. Here you can see we are having a reaction that is PQ plus R. PQ plus R gives out PR plus Q. Okay. In this reaction, the question is there, which of the following is true about the reactants and products? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में क्या करेक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन है. ऑप्शन एंड नेचर ऑफ आर इन द प्रोडक्ट. आर मीन्स इसकी बात हो रही है. स्टेबिलिटी ऑफ पी आर एज कंपेयर्ड टू पी क्यू. स्टेबिलिटी ऑफ पी आर एज कंपेयर्ड टू पी क्यू. तो सबसे पहले मैं नेचर ऑफ द आर इन द प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो आर का नेचर क्या होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, कैटायन या फिर कैटायन कैटायन, एनायन एनायन. दो में से एक ही ऑप्शन होगा, या तो कैटायन होगा या फिर क्या होगा, एनायन होगा, है ना. तो ये बात का हम पता ऐसे लगा सकते हैं कि जब भी हम कोई फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले हम लिखते हैं कैटायन को. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे में लिखना है कैल्शियम क्लोराइड, तो हम पहले क्या लिखेंगे, कैल्शियम देन क्लोरीन, है ना. हमें लिखना है कैल्शियम ब्रोमाइड, सो CaPr2, इस तरीके से ना. कैल्शियम ऑक्साइड, सो CaO, है ना. तो आप जैसे ही कोई फॉर्मूला देखोगे तो वहाँ पे पहले आपको मिलेगा पॉजिटिव, देन मिलेगा नेगेटिव. सो हेयर वी कैन सी दैट आर शुड बी अ नेगेटिव. ओके, तो आर यहाँ पे क्या होगा, एनायन होगा, है ना. नेगेटिव मीन्स एनायन. तो हमारे पास में ऑप्शन सी एंड डी दो यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आर जो है वो एनायन है. बट उसके बाद में फिर से हमारे पास है मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल, फिर से आ गया. तो इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है. तो सिंपल सी बात है कि अगर पी आर लेस स्टेबल होता तो ये रिएक्शन ही नहीं होती, बिकॉज जो सब्सटेंस होता है वो हमेशा मोर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने की कोशिश करता है. तो अगर पी आर लेस स्टेबल होता तो रिएक्शन नहीं होती. दैट मीन्स व्हाट, कि जो पी आर है वो क्या है, मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दी पी क्यू. सो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना. सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है. सो नेचर ऑफ द आर विल बी एनायन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ पी आर एज कंपेयर टू द पी क्यू विल बी मोर स्टेबल. मतलब जो पी आर है वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Some types of the chemical reactions are listed below: decomposition, combination, displacement, double displacement. Which two of the following chemical reactions are of the same type? इसमें कोई दो रिएक्शंस ऐसी हैं जो एक ही टाइप के हैं, वो हमें पता लगाना है. तो सबसे पहले तो हम ये देख लें इनका टाइप क्या है. तो पहली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रिएक्शन यू कैन सी हेयर, यहाँ पे हमारे पास में आयन एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों में, है ना. If the ions are being exchanged, so the reaction will be what, double decomposition reaction, okay, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सेकेंड में आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो सेकेंड वाली रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. थर्ड वाली रिएक्शन क्या है, थर्ड वाली रिएक्शन हमारी ये है हमारी कंबस्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हो रहा है मीथेन का, कंबस्शन हो रहा है, तो ये तो कंबस्शन रिएक्शन हो गई. एंड लास्ट वाली क्या है, ये फिर से आप यहाँ पे देखिए आयन एक्सचेंज हो रहे हैं. पोटेशियम पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड नेगेटिव. अगेन H2 पे पॉजिटिव है एंड सल्फेट पे नेगेटिव है. तो यहाँ पे फर्दर हमारे पास में आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी कि ये भी क्या है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. इसलिए रिएक्शन P एंड रिएक्शन S ये क्या है, सेम टाइप के हो जाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Okay, so Neetu has two test tubes containing the dilute hydrochloric acid and dilute sodium hydroxide solution, but they are not labeled. तो यहाँ पे इनके पास में है दो टेस्ट ट्यूब हैं और एक किसी टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ है, डाइल्यूट HCl भरा हुआ है
एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी में भरा हुआ है एंड लेबलिंग यहाँ पे नहीं है। तो हमें क्या, तो कैसे पता लगाना है ना, एडिंग which of the following solution to the test tube will help her to identify the acidic and basic solution। तो क्या करें, वो इनमें से कौन सा सोल्यूशन दोनों में ऐड करें, मतलब जो भी ऐड करेंगे वो दोनों में ही ऐड करेंगे, तो उन्हें पता चलना चाहिए। तो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है वो हो सकता है बेकिंग सोडा, है ना। तो फॉर्मूला बेकिंग सोडा का क्या होता है, सो यू नो इट इज व्हाट, NaHCO3, ठीक है। एंड इसका जो नेचर होता है दैट इज व्हाट, ये बेसिक इन नेचर होता है ना। ये क्या है, ये है मेटल बाई कार्बोनेट है, मेटल बाई कार्बोनेट की रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली मेटल बाई कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट, है ना। सो दोनों में क्या करेंगे, अगर हम क्या करें NaHCO3 मतलब दोनों में ही डाल दें, ओके। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले टेस्ट ट्यूब में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, बट जो हमारी HCl वाली टेस्ट ट्यूब है वहां पे रिएक्शन होगी। और कौन सी रिएक्शन होगी, लेट मी सी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाली है, HCl वाले केस में मींस HCl रिएक्ट विथ NaHCO3 to give out NaCl plus CO2 plus H2O, ओके। तो यहाँ पे यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, सो ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेसेंस विल बी प्रोड्यूस्ड, मींस क्या होगा, वहां पे साउंड आएगी बबल्स के रिलीज होने की, दैट विल बी कॉल्ड द एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस एक्चुअली, ओके। सो जो बेकिंग सोडा है वो अगर क्या करें दोनों टेस्ट ट्यूब में डालें तो उनको पता चल जाएगा कि कौन से टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड कौन से टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले में एफरवेसेंस आएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले में एफरवेसेंस नहीं आएगी। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, दैट इज बी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट ऑप्शन, ओके। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4, okay, question number 4, Sonia has aqueous solution of the three salt sodium acetate, sodium chloride and ammonium chloride in 3 test tubes. The test tubes are not labeled, यहाँ पे test tubes labeled नहीं है। On checking she finds the pH of the solution to be 4.6, 7 and 8.9. Which of the following correctly matches the salt with their respective pH? तो यहाँ पे हमें ये पता लगाना है कि जो 3 हमारे पास में सॉल्ट गिवन हैं इनका पीएच क्या हो सकता है इन तीनों में से। अब आप डायरेक्टली पीएच नहीं पता लगा सकते किसी सॉल्यूशन को देख के, किसी सब्सटेंस को देख के, बट आप ये जरूर पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, है ना। तो उसके लिए यू विल हैव टू डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ दैट सॉल्ट, है ना। तो आइए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं। सोडियम एसीटेट का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, सो दिस विल बी CH3COONA, है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम एसीटेट। इसकी अगर मैं वाटर से रिएक्शन कराऊं प्लस H2O, ओके, तो हमें क्या मिलने वाला है, वी विल ऑब्टेन CH3COOH प्लस NaOH प्लस NaOH, ठीक है ना। तो जब हमने सोडियम एसीटेट का हाइड्रोलिसिस किया हुआ है तो हमको 2 चीजें मिली हुई हैं, एसिटिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड यू नो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, it is a weak acid and sodium hydroxide is a strong base। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रांग है तो वही अपना इन्फ्लुएंस शो करेगी, दैट मीन्स व्हाट कि जो टेस्ट ट्यूब का नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो सोडियम एसीटेट जिस टेस्ट ट्यूब में होगा उसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और बेसिक वाला पीएच हमारे पास में 8.9 है, दैट मीन्स व्हाट कि वो टेस्ट ट्यूब जिसका पीएच 8.9 था उसमें एक्चुअली सोडियम एसीटेट ही था, यानी कि ये देखिए यहाँ पे सोडियम एसीटेट रखा हुआ है, ओके। सो सोडियम एसीटेट इज अ बेसिक इन नेचर, तो मैं इसको अलग से यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि भी लास्ट में मैं जनरलाइज कर सकूँ, ओके। सो जो सोडियम एसीटेट है दैट इज बेसिक इन नेचर, इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये सोडियम लेट मी, इसको मैं थोड़ा सा फाइन कर लूं so that should be clear easily।
तो यहाँ पे हमारे पास में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोडियम एसीटेट, दैट इज CH3COONA। ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। ओके, उसके बाद में हम जो है अभी जनरलाइज करेंगे तीनों को, ठीक है। सो यू कैन राइट द इक्वेशन, आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, सो नाउ तो पहले हमने सोडियम एसीटेट लिया तो पता चला कि ये बेसिक था। देन सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होती नहीं है, बट हेयर हम कंपेयर तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम को कंबाइन कर सकते हैं OH के साथ में, तो हमें यहाँ पे मिलेगा NaOH, एंड क्लोरीन को हम कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन के साथ में तो हमें मिल जाएगा HCl। अब ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ओके। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, एंड ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इस वजह से जो सोल्यूशन होगा दैट इज न्यूट्रल। ओके, सो जो NaCl का सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, ये हमारा जो सोल्यूशन होगा वो होगा न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। ओके, देन हमारा जो थर्ड है वो कौन है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड की भी मैं हाइड्रोलिसिस कर लेता हूँ, NaH4 इसकी रिएक्शन आप कराइए वाटर से, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, NH4 कंबाइन हो जाएगा OH के साथ में, तो हमें ये क्या देगा, NH4OH प्लस क्लोरीन कंबाइन हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ में, तो ये बनाएगा HCl। सो NH4OH क्या होता है, ये एक वीक बेस होता है, एंड HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सॉल्यूशन जो हमारे पास में टेस्ट ट्यूब में मिलेगा उसका जो नेचर हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर का सॉल्यूशन वो हो जाएगा एसिडिक। दैट मीन्स व्हाट, जो NH4Cl है उसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। NH4Cl हो जाएगा हमारा एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा ये। ओके, नाउ कम टू दी, अब यहाँ पे मैं जनरलाइज कर लेता हूँ, यानी कि मैं आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। ओके, तो 8.9 यानी कि बेसिक में आएगा हमारा ये चीज, तो मैंने यहाँ पे टिक किया। 7.0 किसका होगा, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड इसमें देखिए कहाँ पे है, तो ये आपको दिख रहा है, ये है हमारा सोडियम क्लोराइड, दो जगह मिल रहा है हमें ना, ये भी है एंड ये भी है, ठीक है। उसके बाद में ये 4.6 यानी कि एसिडिक। अब एसिडिक कौन है, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ भी आपको देखिए 2 बार मिल रहा है। ओके, तो हमारे पास जो नीचे वाला रो है उसमें तीनों टिक्स मिल गए हैं ना, तो ये लीजिए, ठीक है। यानी कि टेस्ट ट्यूब, वो टेस्ट ट्यूब जिसका pH 4.6 था उसमें होगा अमोनियम क्लोराइड, जिसका pH 7 था उसमें होगा सोडियम क्लोराइड, एंड जिसका pH 8.9 था उसमें हो जाएगा सोडियम एसीटेट। यानी कि एस वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और एस ऑप्शन आपको मिला यहाँ पे डी में, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दिस इज द अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट। तो किसी भी सॉल्ट को अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो आपको इस तरीके से हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है और उसके बाद में आप फाइंड आउट कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, galvanization is a process of coating iron particles with a layer of zinc to prevent the iron from rusting। यानी कि आयरन के ऊपर जिंक की लेयर डिपॉजिट कर दी जाती है, इस प्रोसेस को ही गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ओके, क्यों डिपॉजिट की जाती है, ताकि आयरन पे रस्टिंग ना हो सके। जो जिंक है वो आयरन को प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग से। The iron is protected even if zinc coating is scratched and the iron is exposed। मतलब अगर हमारा जिंक की कोटिंग स्क्रैच हो जाए जिंक के ऊपर तो भी रस्टिंग नहीं होती है। So now which of the following is true about how zinc prevents the rusting of iron। जो जिंक है वो आयरन को कैसे प्रिवेंट करती है। ओके, सो 3 ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास में। जिंक कोटिंग प्रिवेंट कांटेक्ट ऑफ आयरन विथ एयर। पहला काम क्या करती है कि जो ऑक्सीजन है उसको आयरन के सरफेस पे जाने से रोक रहा है, कौन, जिंक। पहला काम ये कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, इट जिंक अंडरगोज कोरोजन मोर इजिली देन आयरन। यानी कि जो कोरोजन है वो जिंक का पहले होता है, आयरन का बाद में होता है। तो अगर मान लीजिए स्क्रैच आ गया, आयरन की लेयर एक्सपोज हो गई, तो भी आयरन पे रस्टिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो रस्टिंग है वो जिंक पे हो जाएगी। यानी कि आप ये कहो कि जो जिंक है वो अपने आप को रस्ट, अपने आप पे कोरोजन कर लेगा, बट आयरन पे नहीं होने देगा। इसलिए जो जिंक है वो आयरन को प्रोटेक्ट कर लेता है। ओके,
So the options Q and R, यानी कि option D will be a correct option. Now question number 6. During purification of the metals by electrolysis, what happens at the negative electrode? तो negative electrode पे क्या होता है electrolysis में, इसको आइए हम जो diagram से समझते हैं. Come to the diagram. So here, let me make a diagram here. यहाँ पे आपने देखा हुआ है कि हम जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी मेटल की, तो लेफ्ट में हम एनोड, लेफ्ट पे हम एनोड को रखते हैं. सो लेफ्ट में हमारा एनोड यानी कि पॉजिटिव प्लेट, और राइट में हमारा हो जाता है कैथोड यानी कि नेगेटिव प्लेट. ओके, तो यहाँ पे आपने जो सॉल्यूशन के अंदर फिल कर रखा है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने ले रखा है, तो मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कॉपर आयन पड़ा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, है ना. अब ये क्वेश्चन भी हम एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में. सो व्हाट हैपेंस एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है ना. तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे अगर हम आएंगे तो मान लीजिए हमारे पास में सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्रेजेंट है, कॉपर 2+ यहाँ पे प्रेजेंट है. तो कॉपर 2+ क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास में जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा. 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा, कॉपर हमारा सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. और ये कॉपर पहले क्या था, एक्वस स्टेट में था, यानी कि अब ये क्या हो गया, ये एटॉमिक स्टेट में आ गया है, एटॉमिक स्टेट में आ गया है. ओके, सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए, मेटल आयंस गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल मेटल एटम, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. Metals are lustrous and shiny, especially when their freshly cut surfaces are exposed. है ना. कोई भी मेटल का अगर सरफेस आप एक्सपोज करेंगे, चाहे तो सैंड पेपर से रब करके करिए, चाहे तो कट करके करिए, तो शाइनी सरफेस आपको प्रोवाइड करता है ना. सल्मा कट पीसेज एंड कंपेयर द लस्टर ऑफ द फ्रेशली कट सरफेसेज ऑफ द फॉलोइंग मेटल. तो ये सल्मा ने क्या किया हुआ है, एल्युमिनियम लिया है, देन सोडियम लिया है, देन कॉपर लिया है, देन आयरन लिया है, और सबके जो सरफेसेस है उनको बिल्कुल शाइनी कर दिया है कटिंग करके, यानी कि मेटल को कट किया है तो उसके जो शाइनी सरफेस है वो एक्सपोज हो गए हैं. उसके बाद में क्या है, द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ विच ऑफ दीज मेटल्स इज लाइकली टू लूज इट्स लस्टर फर्स्ट ऑन एक्सपोजर टू एयर. अब इनमें से कौन सी मेटल है जो जिसका जो क्या नाम है, लस्टर है, जिसका जो शाइनी नेचर है, जो शाइनी सरफेस है, वो सबसे पहले लूज हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले कौन सी मेटल डल पड़ जाएगी अगर डायरेक्टली कहें तो, है ना. तो ऑब्वियस ही बात है, इनमें से जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी वही सबसे पहले डल पड़ेगी. तो सबसे ज्यादा इसमें रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा सोडियम है. सो सोडियम, दैट इज बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 17. Zinc oxide can be reduced to zinc metal on heating with carbon, है ना. जिंक ऑक्साइड को अगर हम कार्बन के साथ में हीट करें तो ये कन्वर्ट हो जाती है जिंक में. बात सही है ना. जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो अपना असर्शन है वो क्या है, करेक्ट है. नाउ कमिंग टू द रीजन, कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. ये रीजन रॉन्ग है, बिकॉज अगर कार्बन क्या होता कि जिंक से लेस रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन ही नहीं करता, तो ये रिएक्शन फॉर दैट नहीं हो पाती. ओके, इस तो कार्बन क्या था, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए इसने रिएक्शन किया है और रिएक्शन हो पाई है. यानी कि हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, है ना. तो ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज रॉन्ग, है ना. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 17. असर्शन एंड रीजन में आपको ध्यान रखना है, यू आर डूइंग द मिस्टेक्स ऑलवेज. आप लोग यहाँ पे पता नहीं क्या लिख देते हो. यू हैव टू राइट ओनली दीज ऑप्शंस, ये आपको हमेशा लिखना होता है, ठीक है. जो भी आपको सही लगे कि ये सही है या फिर ये सही, आप ये आंसर हमेशा एग्जाम में लिखेंगे. ये आप लोग जो लिख देते हैं ये बिल्कुल गलत करते हैं, इसको नहीं लिखना है, ठीक है ना. यू हैव टू कीप इन माइंड, ये सब चीज आपको बिल्कुल वहां पे आंसर में नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ इनमें से कोई ऑप्शन लिखना होता है. ओके, वॉट एवर करेक्ट आप वहां पे उसको लिखिए. ओके, नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 21. Write the balanced chemical equation for the reaction that is
प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग पोटेशियम मेटल अंडर केरोसिन। पोटेशियम मेटल को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव, इट कैन रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो कौन से रिएक्शन को प्रिवेंट किया जाता है वो रिएक्शन हमें बतानी है। सो सिंपल रिएक्शन है, पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव्स आउट पोटेशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को। सो नाउ इट इज बैलेंस्ड। ये रिएक्शन होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इज प्रिवेंटेड। तो ये टाइप क्या है, तो ये आप इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो इन दोनों में से कोई सा भी आप लिखोगे तो करेक्ट माना जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में 22 बायो का है। सो लेट अस कम टू द केमिस्ट्री क्वेश्चन। आई थिंक इट इज 27। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 28, क्वेश्चन नंबर 28। So let me erase this. So question number 28 में क्या है, the electronic configuration of some elements is given in the table below। यहाँ पे कुछ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम सबसे बेस्ट रहेगा कि ये पता लगा लें कि ये एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है वो हमारा है, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 16 + 2 दैट इज 18, और 18 किसका होता है, आर्गन का होता है। सो ये इसको हम आर्गन कह सकते हैं, एलिमेंट पी को। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या है 16, 17, 18 एंड 19। 19 पे कौन है, पोटेशियम। देन 6, 7, 8 ऑक्सीजन, 7 दैट इज नाइट्रोजन, एंड देन 12 इट इज मैग्नीशियम, एंड देन 10 एंड 17 इट इज द क्लोरीन। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास में यहाँ पे हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान देना है कि आप लोग एग्जाम में भी ऐसा कर देते हो, एलिमेंट ही लिख देते हो। मीन्स जैसे P यहाँ पे एलिमेंट लिखा गया है तो आप एग्जाम में P के रेफरेंस में बात करेंगे, आपको आर्गन लिखने की जरूरत नहीं है। वो तो हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसके बिना ही हमें सॉल्व करना होता है। आई मीन यहाँ पे आप एग्जाम में फेयर कॉपी पे ये आप मेटल्स या फिर एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, ओके। इसको सिर्फ आप सॉल्व करने के लिए हेल्प में ले सकते हैं, लिखना नहीं। चलो, आइडेंटिफाई एनी टू पेयर्स ऑफ एलिमेंट दैट विल रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो पेयर इसमें से निकालिए जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करें। तो एक तो पोटेशियम हो सकता है जो ऑक्सीजन के साथ में ऐसा करेगा, है ना। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q एंड R, Q एंड R, ये एक पेयर हो गया, ओके। दूसरा पेयर, दो पेयर्स निकाल लें तो दूसरा हम ले सकते हैं मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन की जगह पे हमें लेना क्या है, T एंड U। सो हम यहाँ पे लिखेंगे T एंड U, ठीक है। सो ये हमारे पास में दो पेयर हैं जो ऐसा करेंगे, ठीक है। नाउ राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड इन ए। जो पेयर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखिए। सो Q हमारे पास में क्या है, Q मीन्स ये वाला है ना, Q मीन्स पोटेशियम के जैसा होगा, पोटेशियम होगा Q पे, है ना। सो पोटेशियम है और हमारे पास में दूसरा कौन है, R, दैट मीन्स ऑक्सीजन, है ना। तो पोटेशियम एंड ऑक्सीजन का फॉर्मूला जो आप लिखते हो तो क्या बनता है, K2O। तो यहाँ पे भी आपको क्या कर देना है, इनका फॉर्मूला जो आप बनाओगे तो लिखोगे Q2R, है ना। एक बार फिर से देख लेता हूँ। तो पोटेशियम की जगह पे हमारे पास में था Q और ऑक्सीजन की जगह पे हमारे पास में था R। तो हमारा ये फॉर्मूला है, Q2R आप लिखेंगे, वहां पे K2O नहीं लिखेंगे, है ना। सो लेट मी राइट दिस, ओके। Q2R आपका करेक्ट होगा। देन अगेन हमारे पास में यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह पे है T एंड क्लोरीन की जगह पे है U, ठीक है। तो अगर आप मैग्नीशियम एंड क्लोरीन को कंबाइन करते हो तो आप क्या बनाते हो, MgCl2 बनाते हो, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, TU2, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज, ठीक है। ये हमें वहां पे नहीं लिखना है। तो ये हमारे कंपाउंड के फॉर्मूले हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले इनके हो जाएंगे, ओके।
देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में ऑप्शनल क्वेश्चन है। देखिए, A metal X is obtained from its chloride salt by exposure to sunlight। कोई मेटल X है जो उसके सॉल्ट से ही ऑब्टेन की जा रही है, कैसे? सनलाइट में एक्सपोज करके। तो मैं अगर एग्जांपल लूँ ऐसे मेटल्स का तो इट में बी AgCl, सिल्वर क्लोराइड हो सकता है। सिल्वर क्लोराइड को अगर मैं ओपन एटमॉस्फेयर में आई मीन सनलाइट में एक्सपोज करता हूँ तो ये हमें देता है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, है ना। सो मोस्ट प्रोबेबली दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो ये तो इंफॉर्मेशन हो गई जो ऊपर गिवन था। क्वेश्चन क्या है? इन विच सेक्शन ऑफ द रिएक्टिव सीरीज ऑफ द मेटल्स टॉप, मिडिल और बॉटम इज इट लाइकली टू बी प्लेस, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जो भी मेटल है, सिल्वर है चाहे जो भी है, जो भी की बात हो रही है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे होगी? टॉप पे होगी या मिडिल में होगी या बॉटम पे होगी? सो जो मेटल होगी वो कहाँ पे होगी? बॉटम पे होगी, ठीक है ना। क्योंकि जो बॉटम पे मेटल्स होती हैं वो अपने कंपाउंड के फॉर्म में बहुत अनस्टेबल होती है। मीन्स अगर वो किसी दूसरे एलिमेंट के सामने कंबाइंड फॉर्म में तो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है और लीस्ट रिएक्टिव होती है मेटल्स, इसलिए इनको बॉटम पे रखा जाता है। तो ये इनका जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन ये है कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव, देयरफॉर देयर कंपाउंड्स आर वेरी अनस्टेबल एंड आर इजिली ब्रोकन डाउन in the presence of sunlight or heat. Okay, then B क्या है? Identify the type of the reaction the chloride salt of the metal X undergoes on the exposure to sunlight। तो ये type of the reaction क्या है? तो ये type है हमारा photolytic decomposition reaction हो रहा है, photolytic decomposition reaction। तो ये photolytic decomposition reaction का एग्जाम्पल है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा केमिस्ट्री से, और भी मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 भी केमिस्ट्री से। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, अ कंपाउंड P हैज 6 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स। कंपाउंड हमारे पास में कोई P है जिसमें 6 कार्बन एटम्स, यानी कि हम कह सकते हैं C6 एंड H12, ये कंपाउंड है, इसकी बात हो रही है। क्या है क्वेश्चन कि इज P सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? ये कंपाउंड क्या है? सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है? जस्टिफाई योर आंसर बाय ड्राइंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए हम जरा बोर्ड पे आते हैं। सो सी है हमारे पास में जो कंपाउंड है दैट इज एक्चुअली C6H12 हमारे पास में कंपाउंड है। ओके, C6H12 कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता हूँ जरा। तो देखिए, इसको मैं पहले कंपेयर करता हूँ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NH2n+2, और जहां पे n इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है ना। तो अगर मैं क्या करूंगी, n की जगह पे 6 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? C6H2 मल्टीप्लाइड बाय 6+2, तो हमें फाइनली क्या मिल जाता है? C6H14। यानी कि अगर ये कंपाउंड एल्केन होता, तो इसका फॉर्मूला होता ये, यानी कि एल्केन नहीं है ये, या तो एल्कीन है या फिर एल्काइन है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अगर मैं चेक करूं तो ये होता है CnH2n। इसमें जरा इसकी वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा? C6H2 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज C6H12। यानी कि ये जो अपना कंपाउंड ये एल्कीन हो सकता है ना। तो एल्कीन है यानी कि अनसैचुरेटेड होगा। जरा इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए कहाँ भी गया है,
ओके, सो स्ट्रक्चर भी हम इसका बना लेते हैं। ओके, नाउ ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसका स्ट्रक्चर भी हमें बनाना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखिए C6H12, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। कहीं भी आप डबल वन लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई मेंशन नहीं है, तो आप कहीं भी डबल वन लगा दीजिए। ओके, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हैं? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड यहाँ पे 12 है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसलिए ये अब चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है हमारे पास में, सो वी कैन से दैट इट इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये है। बट अभी यहाँ पे एक चीज और है, ये हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपका ये फॉर्मूला ये मिले तो वो एल्कीन ही होगा। ये एक साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है। कैसे? अगर हम इन 6 कार्बन को एक साइकिल में ऐसे अरेंज करते हैं तो भी आप देखिए हमारा कंपाउंड प्रॉपर बन जाएगा। ओके, तो ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अरेंज कर लीजिए। 12 हाइड्रोजन करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 है ना। तो ये हमारा क्या हो सकता है? ये आपका एल्केन। अब ये तो एल्केन में आता है, ये एल्केन में ही आएगा, साइक्लो एल्केन में आएगा। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है ओपन चेन के लिए। ठीक है, साइक्लो एल्केन हो गया, यानी कि ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है ना, तो एग्जाम में आप इन दोनों को लिखेंगे। ओके, साइक्लोहेक्सेन भी बनाएंगे और एल्कीन भी बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन मिल रही है। फॉर्मूला दोनों का सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, यानी कि एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? आइसोमर्स हो जाते हैं। ओके, तो ये है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस पे मैं आता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। डिस्क्राइब अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन इफ कंपाउंड पी इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, है ना। देखिए फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा भी है कि ये अनसैचुरेटेड है तो टेस्ट क्या होगा और सैचुरेटेड है तो टेस्ट क्या होगा। तो क्या करेंगे? इस कंपाउंड को बर्न करेंगे, है ना, फ्लेम में ले जाके बर्न करेंगे। अगर ये क्या करता है? सूटी फ्लेम के साथ में बर्न होता है। सूटी फ्लेम का मतलब होता है कि जो है जो फ्लेम होगी वो येलो कलर की होगी एंड उसमें कार्बन ब्लैक जो है रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। दैट विल बी कॉल्ड एज सूटी फ्लेम। तो अगर सूटी फ्लेम के साथ में बर्न करता है तो ये क्या है? तो ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड इसमें। और अगर ब्लू फ्लेम के साथ में बर्न होता है और सूट उसमें प्रोड्यूस नहीं होता है, सो ये क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। तो ऐसे पता लगा लेंगे, इसका हम टेस्ट कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन बर्निंग कंपाउंड पी इन द एक्सेस ऑफ द एयर। अगर हम इसको एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो जितने भी हाइड्रोकार्बन आप बर्न करते हो तो आपको हमेशा दो ही चीजें मिलती हैं। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो यहाँ पे आप वर्ड्स में लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ओके, देन क्या है हमारे पास में? अ कार्बन कंपाउंड पी, a carbon compound P is found to be neutral when tested with red and blue litmus। कोई कंपाउंड है कार्बन का जो P है, कंपाउंड बताया नहीं गया क्या है, उसको अगर हम रेड एंड ब्लू लिटमस से टेस्ट करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं करता है ना। फाउंड टू बी न्यूट्रल, है ना। अ गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, a gas that burns with a pop sound is produced when a metal reacts with carbon compound P। तो ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो न्यूट्रल? लिटमस पेपर के लिए तो न्यूट्रल हैं, बट अगर उनकी रिएक्शन किससे कराई जाए? किसी मेटल से कराई जाए तो एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो गैस क्या करती है? पॉप साउंड के साथ में बर्न करती है। सो पॉप साउंड के साथ में ऐसी कौन सी गैस है जो बर्न करती है? तो वो क्या होती है? हाइड्रोजन, आपको पता ही है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे मैं बोर्ड पे आता हूँ। ओके, सो सी, तो ये कंपाउंड जो हमारा होगा ये बेसिकली एल्कोहल होगा। तो मैं एल्कोहल का कोई सा भी एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने ले लिया एथाइल एल्कोहल, है ना। तो CH3 CH2 एंड OH ही है। तो अगर मैं इसकी मेटल के साथ में यानी कि सोडियम के साथ में रिएक्शन कराता हूँ तो हमें मिलता है CH3
CH2ONA, ठीक है ना, एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपको रिलीज हुई होती मिलेगी, और ये हाइड्रोजन गैस ही एक्चुअली पॉप साउंड के साथ में यहाँ पे बर्न कर रही होती है, ठीक है ना। नाउ यू कैन बैलेंस द इक्वेशन, आप बैलेंस कर लीजिए। ओके, तो एक्चुअली वो कंपाउंड पी क्या था, वो एक्चुअली अल्कोहल था जो मेटल के साथ में रिएक्शन करके पॉप साउंड के साथ में बर्न होने वाली गैस प्रोड्यूस कर रहा था, और लिटमस पेपर के लिए हमेशा न्यूट्रल रहता है, ये लिटमस पेपर का कलर बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। ओके, देन क्या, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इक्वेशन मैंने जो लिखी है यही है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन क्या है आगे, द कार्बन कंपाउंड P is heated with concentrated sulfuric acid to produce carbon compound Q। तो अगर हम क्या करें, इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करें तो क्या मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन देखिए, तो इसको अगर मैं क्या क्या करता हूं, CH3 CH2 एंड OH, इसको मैंने हीट किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो हमें मिलता है यहाँ पे एल्कीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यही क्या है हमारा, यही कंपाउंड Q है, और ये रिएक्शन है जो आप इसको हीट करते हो तो। ओके, देन आगे क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, लिखा आपने, रिएक्शन मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पे द कंपाउंड P द कार्बन कंपाउंड P is heated with concentrated sulfuric acid to produce कार्बन कंपाउंड Q, मतलब इसमें आपको Q का नाम बेसिकली लिखना था, उसका फॉर्मूला लिखना है, तो Q का नाम क्या है, एथाइलिन या फिर इथीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इथीन लिखेंगे, और रिएक्शन मैंने आपको उधर दे दी हुई है, अभी मैं फिर से आपको दिखाऊंगा तो नोट डाउन कर लेना। देन क्या है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फ्लेम दैट Q प्रोड्यूसेस ऑन द कंबशन। Q जो एक एल्कीन है, इसका फॉर्मूला ये है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये अगर बर्न करेगा तो ये किस टाइप की फ्लेम देगा, कंबशन इसका होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड है ये, तो ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसलिए जब बर्न करेगा तो येलो फ्लेम देगा और सूट भी प्रोड्यूस होगा, यानी कि कार्बन के पार्टिकल्स वहाँ पे आपको दिखेंगे, कार्बन वहाँ पे रिलीज होगा, सूटी फ्लेम आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फ्लेम दैट Q प्रोड्यूसेस ऑन कंबशन, तो ये मैंने आपको बता दिया। सी क्या है, व्हाट इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन हीटिंग कंपाउंड P विथ इथेनोइक एसिड विथ एन एसिड एज कैटलिस्ट। अगर हम कंपाउंड P यानी कि इसको, ठीक है, इथेनोइक एसिड के साथ में हीट करें तो क्या मिलेगा, ये देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस रिएक्शंस यू कैन सी हियर। ओके, सो लेट मी रेज दिस। तो अगर मैं क्या करता हूं कि कंपाउंड P जो हमारा CH3 CH2 एंड OH, जो मैंने एक एल्कोहल का एग्जांपल लिया है, इसको हीट किया जा रहा है किसके साथ में, इसको हीट किया जा रहा है, कहाँ गया, इथेनोइक एसिड के साथ में। ओके, तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये है, CH3 CO एंड OH, ये इथेनोइक एसिड, और यहाँ पे हीट किया गया, साथ में यहाँ पे एसिड लिया है एज अ कैटलिस्ट, तो ऑलवेज क्या बनता है, ईस्टर बनता है। ओके, तो क्या करना है, यहाँ से OH हटाइए और ये पूरा पोर्शन उठा के आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, देखिए CH3 CO एंड यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जो मतलब पूरा OH नहीं हटेगा, आप केवल हाइड्रोजन हटाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको बीच में रखना ही है, ठीक है। तो ये H, एक्चुअली ये H क्या करता है, इस OH के साथ में मिलकर वाटर रिलीज कर देता है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, और इस ऑक्सीजन से आप ये वाला मॉलिक्यूल अटैच कर देंगे, तो मिल जाएगा CH2 एंड CH3। इस कंपाउंड का नाम होता है ईस्टर, और ये क्या करता है, फ्रूटी स्मेल आपको देता है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको फ्रूटी स्मेल मिलेगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल दैट इज एन ईस्टर। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो देन ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ये भी हो गया। देन राइट द केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन मैंने आपको बताई हुई है।
Okay, so this was the last question I think for from chemistry. Okay, so now the question paper has been solved. ठीक है, और यहाँ पे कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन एक ये है, एक और है, क्वेश्चन नंबर 37. ओके, क्वेश्चन नंबर 37 इसको देख लेते हैं. ठीक है, नाउ गिवन बिलो इज अ 4 कार्बन स्केलेटन ऑफ द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड. यहाँ पे 4 इस तरीके से दिए हुए हैं. फिल इन द हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड्स टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. यानी कि इसी से हमें सैचुरेटेड भी बना देना है और अनसैचुरेटेड भी बना देना है. इस तरीके से हमें कार्बन फिल करने हैं, है ना. तो अगर मैं क्या करता हूँ, चलिए देखिए, मैं पहले तो इसको इरेज कर लूँ. ओके, नाउ हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फिल कर देता हूँ 3 हाइड्रोजन, है ना. यहाँ भी 3 हाइड्रोजन और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोजन. तो ये आप देखिए एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया हुआ है ना. ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐसे नहीं फिल कर रहे हैं, दूसरी तरीके से हम फिल करें. यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन फिल करते हैं, है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं. तो यहाँ पे फिर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट हो रही है. और यहाँ पे फिर से CH3 और यहाँ पे फिर से CH3. तो यहाँ पे आप देखिए क्या मिल गया, ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन मिल गया, है ना. तो आप किस तरीके से हाइड्रोजन की फिलिंग करते हैं, इस बेसिस से आप सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक ही फ्रेमवर्क से बना सकते हैं. ओके, फिर क्या है, इफ द 4 कार्बन स्केलेटन इज ऑफ स्ट्रेट चेन एल्कीन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल कंपाउंड. एक हमारे पास में एल्कीन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना 4 है और एक स्ट्रेट चेन है ना. तो हम इसके कितने अलग अलग टाइप के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. याद ये रखना है कि हमें स्ट्रेट चेन ही बनाना है. तो 4 कार्बन की मैं एक एल्कीन ले लेता हूं. तो CH3, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, है ना. अभी मैंने मिडिल में लगाया हुआ है, अब मैं डबल बॉन्ड ऐसे टर्मिनल पे भी लगा सकता हूं, है ना. तो CH3 CH2 CH एंड CH2. ठीक है, तो 2 तरीके का यहाँ पे पॉसिबल है. अब और पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लगाते हो, है ना, मैं एग्जांपल लेके आपको बता दूं, आपको अगर ये लगता है कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं तो आप रॉन्ग हैं. बिकॉज ये और ये मॉलिक्यूल एक ही माने जाएंगे, है ना. ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और आप ये वाला नहीं बनाएंगे. आप सिर्फ यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है अलग अलग कंपाउंड बनाने की. ठीक है, तो ये 2 कंपाउंड ही बन पाएंगे, तीसरा नहीं बनेगा. चलिए नेक्स्ट क्या है ऑप्शन क्वेश्चन में. let me erase firstly, है ना. If the 4 कार्बन skeleton is of a straight chained alkyne, if 4 कार्बन skeleton is of straight chain alkyne, 4 कार्बन फिर से हैं और इस बार एल्कीन ना होके क्या है, एल्काइन, है ना. तो अभी मैं ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे लगा रहा हूँ. हाउ मेनी कार्बन एटम्स में नॉट बी बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन एटम्स. तो दूसरा क्या, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल देयर बी इन द कंपाउंड. तो कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन एटम्स ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं होंगे. तो आइए पहले मैं एक एग्जांपल उठाता हूं. तो ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 होंगे. तो इस केस में हमको एक ऐसा कार्बन मिलता है जिसमें एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है ना. अब इस ट्रिपल बॉन्ड को अगर मैं बीच में लगाऊं, 1 2 3 4, इसको आप यहाँ पे लगाओ बीच में, तो ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगने वाला है ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगने वाला है. यानी कि ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आप लगाओगे और 3 लगाओगे यहाँ पे. तो फाइनली ना तो हमने इस वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन लगाया है ना तो हमने इस वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन लगाया है. तो इस केस में हमारे पास में ऐसे कार्बन जो है वो 2 मिले हुए हैं और यहाँ पे एक मिला हुआ है ना इस केस में. तो आप लिखेंगे 1 और 2, ऐसे करके लिखेंगे आंसर में 1 और 2. ठीक है. फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल देयर बी इन द कंपाउंड. तो टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो तो सेम ही आएगा. काउंट करके देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 एंड 6. इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना. तो 6 आंसर आएगा, है ना. तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर आप पूछो तो 6 आ जाएगा. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 37 था,
एंड 38 हमारा बायो से है। ओके, सो दिस पेपर हैज बीन सॉल्व्ड, है ना। इसको एक बार आप अच्छे से फिर से देखेंगे, ठीक है, बिकॉज ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है और बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलने वाले इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। देयरफॉर यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली। ओके, थैंक यू।